हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज कुमार और आई विल टेक योर फिज़िक्स क्लासेस इन द फ्यूचर, राइट। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं और फिर हम फिज़िक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और फिर हम अपना कोर्स शुरू करेंगे, राइट। तो बेसिकली मेरे पास 27 ईयर्स का एक लंबा एक्सपीरियंस है कोचिंग फील्ड में, और इस दौरान मैंने कई बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस में काम भी किया है, जैसे नारायणा है, श्री चैतन्य है, और पहले एक होता था ब्रिलियंट ट्यूटोरियल। दिस वाज ए बिग ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एक्चुअली साउथ इंडिया। तो वो लोग यहाँ पे भी अपना इंस्टीट्यूट्स रन करते थे और बहुत अच्छे लेवल पे उनका एक काम होता था। तो मैंने कई जगहों पे बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत अच्छी पोस्ट्स पे भी काम किया है। जैसे श्री चैतन्य में मैं हेड ऑफ फिज़िक्स डिपार्टमेंट था। ओके, देखो, हम लोगों का जो इतना बड़ा एक एक्सपीरियंस है और जो करियर है, इसमें हमने बहुत सारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को एक तरीके से प्रोड्यूस किया है। क्योंकि जब बच्चा हमारे पास में आता है तो एक 10th पास बच्चा होता है जो 11th में आया है, जिसको अभी साइंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, आईआईटी के बारे में बस इतना सुना होता है कि हाँ एक टफ़ एग्ज़ाम है, या मेडिकल का एक टफ़ एग्ज़ाम है जिसके थ्रू हम एमबीबीएस में जाएंगे या आईआईटी में जाएंगे। तो बस वो थोड़ा सा एक सुन के आता है। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ में ऐसे ही होता है। फिर उनको पूरा ग्रूम करने के लिए, उनको सब्जेक्ट को सिखाने के लिए और फिर उनका रिज़ल्ट बनाने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स कि ये जो रिज़ल्ट मेकिंग का जो प्रोसेस है, ये सिर्फ टीचर्स का नहीं है, इसमें स्टूडेंट्स का भी हमें साथ चाहिए होता है। एक तरीके से समझ लो कि 50-50% की एक पार्टनरशिप है। अगर हमने बहुत अच्छी नॉलेज दी लेकिन स्टूडेंट ने उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करी तो रिज़ल्ट नहीं बनता। और अगर स्टूडेंट बहुत अच्छा है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन टीचर उसको उतनी नॉलेज नहीं देता जितनी कि उसको आईआईटी को क्रैक करने के लिए या नीट को क्रैक करने के लिए चाहिए, तो भी रिज़ल्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए रिज़ल्ट बनाने के लिए इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उन लोगों को एक बात बोल देना चाहता हूँ कि टीचर्स जो भी आपको नॉलेज प्रोवाइड करें, आप उसके ऊपर जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। यू शुड अटेम्प्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ओके, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करोगे, ये मैं हर सब्जेक्ट की एक जनरल वे से बात कर रहा हूँ, कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फ़िज़िक्स को सबसे पहले तो समझना और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ये दो चीज़ें मेन हैं। ओके, फिज़िक्स जो है वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, मतलब वो पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, वो सीखने वाला सब्जेक्ट है। ओके, सीखने वाला सब्जेक्ट का मतलब कि तुम्हारे को अपने हाथ से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हो कि कोई भी टॉपिक सामने बोर्ड पे टीचर ने पढ़ा दिया और तुमने उसे पढ़ लिया और तुम्हारे को समझ में आ गया और अब तुम्हारा वो चैप्टर फिनिश हो गया, तो नहीं, ये तो तुम्हारा अभी 30% ही काम हुआ है। अभी 70% का जो काम है वो तो भी बाकी है। और उस 70% में कितने लोग 100% तक पहुंचते हैं, वो सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं आईआईटी के या नीट के। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जो हम गाइडेंस देते हैं, उस गाइडेंस के ऊपर उसके बेस बना के उस पर क्वेश्चंस करना और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करना, ये आप लोगों का काम होता है। ओके, और मैं तो अपने स्टूडेंट्स को एक बहुत ही सिंपल सा एक रास्ता बता देता हूँ। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, आप एक काम करो कि आप अपना एक डेली का छोटा सा टारगेट बना लो। ओके, भाई आप कितने क्वेश्चंस डेली कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं भी आप कितने क्वेश्चंस डेली कर सकते हो, तो किसी के दिमाग में आएगा नहीं 30 क्वेश्चन, किसी के दिमाग में आएगा मैं तो 50 क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इतने बोलता ही नहीं, चलो 20 क्वेश्चन रख के चलते हैं कि हम डेली 20 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब आप सोचो कि अगर आपने एक दिन में 20 क्वेश्चंस किए तो एक महीने में कितने क्वेश्चंस हो गए, तो 20 × 30, इसका मतलब 600 क्वेश्चंस एक महीने में। अब मान लो कि आपने 10 महीने तक ये काम किया, तो आप सोचो कि आपने 10 मंथ्स में कितने क्वेश्चंस कर लिए, 6000 क्वेश्चंस। फिज़िक्स मीन्स सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चंस। फिज़िक्स को पढ़ के नहीं समझा जाता, फिज़िक्स को सॉल्व करके, क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू समझा जाता है। जो तुम्हारे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तुम देखना कि जब तुम क्वेश्चंस करोगे तब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो बेसिकली फिज़िक्स मीन्स अप्लाइड, ओके ना, एप्लीकेशन। तो इफ़ यू नो द एप्लीकेशन,
यू कैन सॉल्व दिस। ओके, तो आईआईटी कुछ नहीं है, नीट कुछ नहीं है, 11th 12th का लेवल कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे को फिज़िक्स पढ़नी है। लेवल के हिसाब से नहीं पढ़ाई करनी होती कि अभी हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की, अब हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं आईआईटी मेंस की, और अब हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं आईआईटी एडवांस की। नहीं, ये नहीं है। फिज़िक्स एक ही है। अब उसमें से तुम्हारे को डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स को समझना है और उनको अलग अलग लेवल ऑफ क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट है, फिज़िक्स एक ही है। अच्छा, अब फिज़िक्स में 11th में जो सबसे पहला टॉपिक है, जो सबसे पहला चैप्टर है, तो वो हम मान के चलते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। ओके, तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो है वो बेसिकली फ़िज़िक्स नहीं है, वो फिज़िक्स की एक लैंग्वेज है। ओके, उसमें कोई फ़िज़िक्स के लॉज नहीं है। ओके, उसमें फ़िज़िक्स के लॉज नहीं है कि जैसे न्यूटन का लॉ है या अलग अलग लॉज हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यूनिट्स एंड डायमेंशन में ये चीज़ बताई गई है कि हमें अगर फ़िज़िक्स पढ़ना शुरू करना है तो उससे पहले हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, हमें किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो उसी में ये आते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस, कि इसकी जानकारी हमारे को होनी चाहिए कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ की हम यूनिट्स कैसे निकालें, डिफरेंट क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस क्या होती हैं, और एक्चुअली व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशंस। ओके, और फिर उसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट आता है कि हम मेज़रमेंट कैसे करते हैं, कि जैसे लेंथ मेज़र करनी है तो बहुत छोटी लेंथ है उसको कैसे मेज़र करें, बहुत बड़ी लेंथ है उसको कैसे मेज़र करें, बहुत छोटा टाइम की मेज़रमेंट कैसे होगी, बहुत बड़े टाइम की मेज़रमेंट कैसे होगी, बहुत छोटा मास कैसे मेज़र करते हैं। एक एटम का मास निकालना हो तो क्या हम उसके लिए कोई तराजू लेकर आएंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। कोई बैलेंस ऐसा बना ही नहीं जो कि एटम का मास मेज़र कर सके, तो फिर एटम का मास कैसे मेज़र करें। बहुत बड़ी जो ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक अर्थ, अब अर्थ का मास कैसे मेज़र करें। ओके, उसके लिए भी तराजू नहीं है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अलग अलग स्केल पे, अलग अलग स्केल पे, बहुत छोटा स्केल, बहुत बड़ा स्केल, तो वही क्वांटिटी जब बहुत छोटी होती है तो उसको कैसे मेज़र करना चाहिए, वही क्वांटिटी जब बहुत बड़ी हो गई तो उसको कैसे मेज़र करना चाहिए। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स बनाई गई हैं। जब तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होंगी तब तुम फिज़िक्स को पढ़ पाओगे। तो बेसिकली जो एक्चुअल फिज़िक्स है वो तो इस चैप्टर में आती ही नहीं। ये तो कहना चाहिए कि ये तो फिज़िक्स के पहले का पार्ट है कि फ़िज़िक्स को समझने के लिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन या क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये वो देगी तुम्हारे को। ओके, तो डायमेंशंस में मैं यही बता रहा था कि ये बेसिकली फ़िज़िक्स नहीं है, ये फ़िज़िक्स के पहले की इन्फॉर्मेशन है। ओके, और फिर इसी के चैप्टर के लास्ट में एक एरर्स का कॉन्सेप्ट आता है। जो एरर्स का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यही है कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में जो आपने रीडिंग्स ली तो उनमें कुछ गलतियां हो गई। तो जब आपने रीडिंग्स गलत ली और उनमें गलतियां हो गई, अब हमने कोई उन रीडिंग्स को किसी फार्मूले में डाल के और एक फ़ाइनल आंसर निकाला, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब रीडिंग्स ही गलत हो गई थी तो हमारा फाइनल आंसर भी गलत होगा। तो अब अगर रीडिंग्स में हमें पता है कि ये रीडिंग इतने % गलत थी, ये रीडिंग इतने % गलत थी, तो फाइनल आंसर में कितनी गलती निकलेगी, तो कैलकुलेशन ऑफ एरर। तो ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। मतलब हम लोग शुरू करेंगे यूनिट से। ओके, मेज़रमेंट, यूनिट, फिर डायमेंशन और फिर लास्ट में एरर्स। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और बीच में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे जो कि एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, जो थोड़े से तुम्हें आसान भी लगेंगे, थोड़े से मुश्किल भी लगेंगे। ओके, बट ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा आप लोगों के लिए। तो अब हम लोग अपना शुरू करते हैं डायमेंशंस का चैप्टर। ओके, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, तो अब हम शुरू करते हैं अपना यूनिट्स, मेज़रमेंट एंड डायमेंशंस वाला चैप्टर। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो मेज़रमेंट है। ओके, नाउ व्हाट डू मीन बाय मेज़रमेंट। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मेज़रमेंट क्या होगा। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स बोलते हैं मेज़रमेंट का मतलब मेज़र करना। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी हम कभी भी किसी वर्ड को या किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं या उसकी डेफिनेशन बोलते हैं तो कभी भी उस वर्ड को रिपीट नहीं करते। जैसे मेज़रमेंट का मतलब मेज़र करना, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि तुम उस वर्ड को वही बोल रहे हो दोबारा से कि है ना। जैसे अगर बोला जाए कि भाई ऑसिलेशंस क्या हैं, तो आप बोलो व्हेन ए बॉडी ऑसिलेट्स इट इज़ कॉल्ड ऑसिलेशंस, तो ये गलत हो गया। ओके,
तो जब भी आप किस चीज़ को डिफ़ाइन करते हो तो उसमें वो वर्ड नहीं आना चाहिए, राइट। तो मेज़रमेंट की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। जैसे मैं आपको इसको देखो समझा सकता हूँ बड़े आराम से कि मेज़रमेंट में करते क्या हैं हम लोग। जैसे मैं आपसे अगर बोलूँ कि मैं आपको एक ये ऑब्जेक्ट देता हूँ और इसका मास मेज़र करके लाओ, तो आप क्या करोगे, आप एक बीम बैलेंस लोगे और बीम बैलेंस ले लेते हैं और उसमें एक तरफ जिसमें 2 पैन होते हैं, तो एक पैन पे हमने रख दिया, ठीक है, और दूसरी साइड में फिर आप वेट्स रखोगे और फिर क्या करोगे, इन दोनों को तुम कंपेयर करोगे। तो जब दोनों पैन बराबर हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कि इस बॉडी का मास और ये जो मैंने स्टैंडर्ड वेट यहाँ पे रखा है, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ओके, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि ये क्वांटिटी और ये वेट क्या दोनों बराबर हो गए हैं। तो अगर दोनों बराबर हो गए हैं तो ये हमारी मेज़रमेंट कंप्लीट हो गई। ओके, तो बेसिकली इट इज़ अ कंपैरिजन। ओके, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई ये हाइट कितनी है या ये लेंथ कितनी है, तो आप कैसे मेज़र करोगे। तो मैं आपको एक स्केल दे देता हूँ, मान लेते हैं कि एक मीटर स्केल मैंने आपको दे दिया, 1 मीटर का एक स्केल है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप उसको यहाँ पे रखोगे कि पहले आपने यहाँ पे रखा, फिर वो यहाँ तक आया, इसके बाद में फिर दोबारा रखा, फिर एक बार और रखा, तो इस तरीके से 3 बार हमने स्केल रखा। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो लेंथ है ये 3 मीटर है। ओके, तो अब आप इस चीज़ को समझो कि जब तुम लिखते हो 3 मीटर तो इसका बेसिक मीनिंग होता है इट इज़ 3 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, 3 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। जब तुम लिखते हो 4 kg, इसका बेसिक मीनिंग होता है 4 टाइम ऑफ 1 kg। तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, तुम एक्चुअली कंपैरिजन कर रहे हो किसका, एक मीटर स्केल का, और किसके साथ, इस लेंथ के साथ। तो जब तुम इस लेंथ को उस मीटर स्केल के साथ कंपेयर करते हो तो इसको हम बोलते हैं मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट मीन्स कंपैरिजन ऑफ व्हाट, कंपैरिजन ऑफ ए क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब जैसे इस केस में लेंथ विद व्हाट, किसके साथ कंपेयर किया, एक 1 मीटर के स्केल के साथ। और वो जो 1 मीटर का स्केल है उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। तो एक स्टैंडर्ड लेंथ के साथ हमने इस लेंथ को कंपेयर किया। सो दैट कंपैरिजन ऑफ द गिवन लेंथ विद ए स्टैंडर्ड लेंथ, it is called measurement. Similarly, the comparison of a given mass with a standard mass. स्टैंडर्ड मास क्या है, जो वेट्स आते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं हमारे। तो जब हम उनको कंपेयर करते हैं तो तब हम बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, मेज़रमेंट कर रहे हैं। इसीलिए मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि 3 मीटर का मतलब बेसिकली क्या होता है, इट इज़ 3 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। ओके, कि ये जो लेंथ है वो 1 मीटर के 3 टाइम्स है, तो तुम इसे कंपैरिजन बोलोगे। ओके ना, तो बेसिकली मेजरमेंट मीन्स कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ ए गिवन क्वांटिटी विद इट्स रेफरेंस स्टैंडर्ड। एक रेफरेंस बनाया जाता है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाई जाती है जिससे कि हम कंपैरिजन कर सकें। ओके, तो उस कंपैरिजन को हम बोलते हैं मेज़रमेंट। अब एक रेफरेंस चाहिए हमारे को, और वो रेफरेंस कौन बनाएगा, तो क्या वो हम बनाएंगे, तो नहीं, वो हम नहीं बनाते। दैट इज़ बेसिकली मेड बाय द सोसाइटी ऑफ साइंटिस्ट्स। ओके ना, तो वो लोग इसको डिसाइड करते हैं कि भाई 1 मीटर एक स्टैंडर्ड लेंथ है। अब एक स्केल 1 मीटर का है तो वो 1 मीटर कितना बड़ा होना चाहिए, क्या वो इतना बड़ा होना चाहिए या इतना बड़ा होना चाहिए या और बड़ा होना चाहिए। तो हाउ मच इज़ द लेंथ ऑफ 1 मीटर, ये कौन डिसाइड करेगा। अगर हर आदमी अपने अपने हिसाब से 1 मीटर को डिसाइड करेगा फिर तो जो हमारा 1 मीटर होगा और जो यूएसए में 1 मीटर होगा वो अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। ओके ना, उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए कि भाई इतना ही क्यों, और फिर वो लॉजिक जो है वो सारे के सारे ओवर द ग्लोब जितने भी साइंटिस्ट हैं वो उसको एक्सेप्ट करें, तब हम उसको एक स्टैंडर्ड मान सकते हैं, राइट। तो ध्यान रखना कि मेज़रमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए। ओके, मेज़रमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए, तभी आप उसको मेज़र कर पाओगे किसी भी क्वांटिटी को। अब पॉइंट ये आता है कि स्टैंडर्ड हम किसे बनाएं। ओके, क्या हम स्केल की जगह इस पेन की लेंथ को स्टैंडर्ड मान सकते थे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई कोई लेंथ मेज़र करनी है और एक काम करना, एक पेन ले लेना
और पेन से मेज़र करके ले आना, तो क्या वो सही रहेगा? तो आप लोग सोचो कि क्या ये सही है कि ये बोल दिया जाए कि एक पेन से मेज़र करके लाओ कि वो कितना है? तो नहीं। कारण क्या है? कारण ये है कि हो सकता है कि जो मेरे पास पेन है इसकी लेंथ और जो तुम्हारे पास पेन है उसकी लेंथ अलग अलग हो। अब तुम कहोगे कि दिस लेंथ इज़ 10 टाइम्स ऑफ माई पेन लेंथ, ओके ना, वो जो है लेंथ वो तुम्हारे पेन के 10 टाइम्स है, लेकिन क्या वो मेरे पेन के भी 10 टाइम्स होगी? तो नहीं, क्योंकि मेरे पेन की लेंथ अलग है और तुम्हारे पेन की लेंथ अलग है। तो क्या मैं पेन को एज ए स्टैंडर्ड यूज़ कर सकता हूँ फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ? तो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो होती है जो सबके लिए सेम हो, ओके ना, जो सबके लिए सेम हो, राइट। जैसे अगर आप लोगों को याद हो, आपके जो ग्रैंड फादर वगैरह होंगे, तो कई बार ऐसा होता था विलेजेस में कि वहाँ पे इस टाइप से बोलते थे कि भाई कोई लेंथ है और वो बोलते थे कि कितनी बड़ी है भाई? 1 हाथ लंबी, ओके। ऐसा भी बोला जाता था कि भाई कितना लंबा है वो? 1 हाथ लंबा। अब 1 हाथ लंबा, तो ये तो हाथ की लेंथ तो सबकी अलग अलग हो सकती है ना। तो इसका मतलब कि क्या वो सही तरीका है मेज़र करने का लेंथ को? तो नो, क्योंकि जो लेंथ ऑफ हैंड है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो इसका मतलब कि स्टैंडर्ड जो है क्या वो सबके लिए सेम होना चाहिए? तो यस, एक ऐसी चीज़ को हम स्टैंडर्ड की तरह से यूज़ कर सकते हैं जो सबके लिए सेम हो, ओके। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कैन आई यूज़ द फुट और द लेंथ ऑफ माई फुट फॉर द मेज़रमेंट ऑफ द लेंथ? तो नो, ओके। क्यों? क्योंकि जो फुट की लेंथ है वो भी सबकी अलग अलग होती है, ओके। तो इस तरीके से हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हम बनाएंगे उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है। तो वो रिक्वायरमेंट क्या है? तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो तो यही है कि इट शुड बी सेम फॉर ऑल, ओके ना। पूरे अर्थ पे वो चीज़ एक सी होनी चाहिए, राइट। तो अब जैसे उसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे को मेज़रमेंट ऑफ टाइम चाहिए, टाइम को मेज़र करना है। तो अब आपसे पूछा जाए कि कैन आई यूज़ द रोटेशन ऑफ अर्थ फॉर द मेज़रमेंट ऑफ टाइम? तो येस, आई कैन डू, बिकॉज एक रोटेशन जो होता है अर्थ का वो 24 आवर्स में होता है। अब वो बेशक मैं दिल्ली में रहूँ, इंडिया में, या यूएसए में, या मैं किसी भी कंट्री में रहूँ, जो 24 आवर्स हैं वो तो सबके लिए सेम है ना। तो जो 24 आवर्स है, द रोटेशन ऑफ अर्थ इज सेम फॉर ऑल। तो इसका मतलब द रोटेशन ऑफ अर्थ कैन बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। कैन आई यूज़ द सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जिसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं, फॉर द टाइम मेजरमेंट पर्पस? तो येस, वी कैन यूज़, बिकॉज इट इज़ 365 पॉइंट समथिंग, है ना। सो 365 डेज ही मान लेते हैं। तो 365 डेज फॉर ऑल, ये सबके लिए सेम है। तो इसका मतलब कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए 1 ईयर सबके लिए सेम है ना। तो जब हम बोलते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, इंडिया में बोलता हूँ, और मेरा कोई फ्रेंड है यूएसए में, और मैं बोलता हूँ कि भाई करीब 2 साल लगेंगे इस काम में, तो उसको समझ में आ रहा था 2 साल का मतलब कितना है। उसका 2 साल और मेरा 2 साल बराबर ही है, क्योंकि 1 साल का मतलब 365 डेज़ मेरे लिए भी उसके लिए भी। तो 2 साल का मतलब इसका डबल मेरे लिए भी उसके लिए भी। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड बनाने की एक अपनी, उनमें कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो वो क्वालिटी सबसे पहली क्या है कि द स्टैंडर्ड क्वांटिटी शुड बी सेम फॉर ऑल, क्योंकि वो सबके लिए सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी क्या हो सकती है, द सेकंड क्वालिटी? तो सेकंड क्वालिटी ये भी है कि इट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड प्लेस एंड एनवायरनमेंट। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, प्लेस एंड एनवायरनमेंट, ओके ना। ऐसा ना हो कि टाइम के साथ वो क्वांटिटी ही चेंज हो जाए, ओके। तो उसको भी हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर टाइम के साथ चेंज हो गया तो आज 1 मीटर इतना बड़ा है, कल को 1 मीटर बड़ा हो गया, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज़ लेते हैं जो टाइम के साथ चेंज ना हो, सबके लिए सेम हो, टाइम के साथ चेंज ना हो, प्लेस के साथ चेंज ना हो, एनवायरनमेंट के साथ चेंज ना हो। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो मेटल्स होते हैं अगर हम हीट करें तो वो एक्सपैंड करते हैं, ओके ना। मेटल्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। अब एक स्केल तुमने बना दिया मान लो स्टील का, और वो तुमने सर्दियों में बना दिया, अब गर्मियों में तुम उसे यूज़ करो, तो जब गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा,
उसके तो स्केल की लेंथ बढ़ गई, तो क्या वो सही रीडिंग देगा? तो नहीं। इसका मतलब कि इसको हम एक स्टैंडर्ड की तरह से यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो इस तरीके से इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, प्लेस और एनवायरनमेंट, ठीक है ना। अच्छा, और क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं इसकी कि भी तो एक प्रॉपर्टी ये भी मानी जाती है कि इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। ओके, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मतलब सारे साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई दिस इज़ द स्टैंडर्ड, ओके ना, ये स्टैंडर्ड है, अब इसको पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर यूज़ किया जाएगा, तो इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, राइट। और एक और प्रॉपर्टी, वो आप सोचो कि क्या हो सकती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कि द नेक्स्ट प्रॉपर्टी शुड बी कि जो स्टैंडर्ड है इट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल। ओके, रिप्रोड्यूसेबल मतलब हम उसको दोबारा से प्रोड्यूस कर सकें। भाई बाई चांस हमने मान लो कोई एक स्टैंडर्ड बनाया बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी करके या कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस करके एक स्टैंडर्ड बना दिया मैंने, अब वो किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो गया, अब वो अगर मैं दोबारा नहीं बना पा रहा तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए क्या होना चाहिए, इट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल, जिसको कि तुम आसानी से रिप्रोड्यूस कर सको, राइट ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में होनी चाहिए, तब हम उसको एक स्टैंडर्ड की तरह से यूज़ करते हैं और तब हम बोलते हैं कि भाई अब हम इसको यूज़ करके मेज़रमेंट कर सकते हैं। एंड व्हाट डू मीन बाय मेज़रमेंट? तो मेज़रमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स रेफरेंस स्टैंडर्ड, राइट। तो ये हमारा मेज़रमेंट है एक्चुअली, राइट। तो इस तरीके से हम लोग मेज़र करेंगे। अब फिर यहाँ पे एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं यूनिट्स। यूनिट क्या है? तो यूनिट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? तो यूनिट मीन्स वन, ओके ना। वन जो है वो एक तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर है, ओके। जीरो को हम नहीं मानते, फिज़िक्स में जीरो मीन्स नथिंग, तो फिज़िक्स में जो स्मॉलेस्ट है फुल नंबर इज़ वन, राइट। तो वन को यूनिट माना जाता है, ओके, वन को यूनिट मानते हैं। तो अब वन क्या, तो वन के आगे क्या लिखें भाई? जिसकी यूनिट है उसकी यूनिट्स लिख दो, जो क्वांटिटी है उसकी यूनिट्स लिख दो। जैसे मान लो कि हम बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ लेंथ, तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ? तो लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं अगर हम मीटर की बात करें तो, वैसे तो सेंटीमीटर भी है, मीटर भी है, मिलीमीटर भी है, देयर सो मैनी, तो हम मीटर की बात करते हैं चलो। तो जो 1 मीटर है दैट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। जैसे मास को हम किलोग्राम में अगर करते हैं तो जो 1 kg है दैट इज़ द यूनिट ऑफ मास। 1 सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट का मतलब 1, ओके। जिस स्टैंडर्ड को हम बताते हैं या बनाते हैं फॉर द मेज़रमेंट पर्पस, उस स्टैंडर्ड को यूनिट बोला जाता है। जैसे एक स्केल बना दिया आपने 1 मीटर का, अब उसको ही तुम्हें यूज़ करना है एक स्टैंडर्ड की तरीके से फॉर द मेज़रमेंट, तो वो जो एक स्टैंडर्ड लेंथ है दैट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ एक्चुअली, ओके। जो भी स्टैंडर्ड आप बनाओगे फॉर द मेज़रमेंट पर्पस, जैसे मान लो 1 kg मास, आपने एक 1 kg का मास बना के रख दिया, ओके। अब वो जो 1 kg का मास है उसको हम बोलेंगे दिस इज़ द यूनिट ऑफ मास। तो जो हम स्टैंडर्ड बना के रखते हैं, जो स्टैंडर्ड्स बना के रखते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बना के रखते हैं, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम बोलते हैं यूनिट। सो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी? सो द यूनिट ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज़ द रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ दैट क्वांटिटी एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट पर्पस। तो जो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स हम बनाते हैं उनको यूनिट्स बोलते हैं एक्चुअली, ओके ना। तो हम कभी भी जैसे लेंथ की यूनिट बनानी है, एक रेफरेंस बनाना है, तो हम 1 मीटर का बना के रखेंगे, हम 1.5 मीटर का नहीं बना के रखते, 1 मीटर का, ठीक है ना, क्योंकि 1 इज़ द स्मॉलेस्ट, ओके। 1 kg इज़ द स्मॉलेस्ट, ओके। 1 kg से छोटे भी होते हैं, ग्राम, मिलीग्राम, वो सब होते हैं, लेकिन kg में सबसे छोटा होल नंबर क्या है? 1 kg, ओके ना। ग्राम में सबसे छोटा रहेगा 1 ग्राम, ठीक। तो हम अगर केजी की बात कर रहे हैं कि भाई हमें तो केजी में लेना है, तो फिर 1 kg। अब 1 kg का जो तुम मास एक बना के रखोगे, एक स्टैंडर्ड मास बना के रखोगे, तो वो जो स्टैंडर्ड मास है वो कहलाएगा यूनिट ऑफ द मास, ओके। तो व्हाट इज़ यूनिट? यूनिट ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ दैट क्वांटिटी, ओके ना, विच इज़ मेड
फॉर द मेज़रमेंट पर्पस, जो मेज़रमेंट के लिए यूज़ होती है। ओके, अब यहाँ से हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें शुरू होंगी। ओके, जैसे जो सबसे पहली चीज़ जो हमारी शुरू होगी वो होगी कि जब हम फिज़िक्स में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं तो फिज़िक्स में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं। तो हमारे पास फिज़िक्स में दो टाइप की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ओके, एक कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक कहलाती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेसिक क्वांटिटीज़, और दूसरी क्या कहलाती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, राइट। तो स्टूडेंट, जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो हमें फ़िज़िक्स में पढ़नी हैं तो वो दो तरीके की हैं। ओके, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कितनी हैं, तो वो तो बहुत सारी हैं। फ़िज़िक्स में हम जितनी भी क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे वो सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ही हैं और वो बहुत सारी हैं। तो लेकिन हमने उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, वन पार्ट इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड द सेकंड पार्ट इज़ द ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, राइट। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं और जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो कौन सी हैं। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो हैं जिनसे मिलके बाकी सारी क्वांटिटीज़ बनी हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एक तरीके से वो हैं जो तब बन गई थी जब ये पूरा यूनिवर्स बना था। ओके, तो उस टाइम पे जो क्वांटिटीज़ अपने आप फॉर्म हुई थी, हु क्रिएटेड देम, वी और साइंटिस्ट्स ने नहीं बनाई वो। ओके, वो उस टाइम पे अपने आप बनी थी ना, गॉड नोस के किसने बनाई थी, मे बी गॉड ने बनाई। ओके, तो जैसे कौन कौन सी क्वांटिटीज़ थी जो उस टाइम पे बन गई थी, तो पहले तीन क्वांटिटीज़ सोची गई थी जो उस टाइम पे बनी थी। ओके ना, और वो थी कौन कौन सी, लेंथ, मास और टाइम। ओके, लेंथ का मतलब है एक्चुअली साइज़। तो जब यूनिवर्स बना था तो जितनी भी चीज़ें बनी थी उन सबका एक साइज़ था। ओके, हर प्लैनेट का अपना एक साइज़ है। साइज़ का मतलब हम रेडियस मान सकते हैं, उनके बीच में एक डिस्टेंस है, लेंथ है। ओके, तो ये जो क्वांटिटी थी, डिस्टेंस या लेंथ या साइज़, ये उस टाइम से ही बना हुआ है। ये किसी ने बनाया नहीं है, बट ये तभी से एग्जिस्टेंस में आ गया था। उसके बाद में फिर मास, जितने भी प्लैनेट्स बने सबका अपना अपना मास था। ओके, दैट इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो वो भी तभी से आ गई थी, मास। ओके, टाइम भी तभी से हम लोग काउंट करते हैं जब से यूनिवर्स बना है। तो इस तरीके से ये क्वांटिटीज़ तभी से एग्जिस्ट कर रही हैं। फिर बाद में इनमें चार क्वांटिटीज़ और ऐड की गई, राइट। तो ये वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिनसे, जो कब बनी थी, एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ यूनिवर्स। जिस टाइम पे वो बिग बैंग हुआ था, आपने सुना होगा ना कि देयर इज़ अ बिग बैंग थ्योरी, कि एक एक्सप्लोजन हुआ था और उस टाइम पे फिर ये जितनी भी गैलेक्सीज थी और जितने प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम्स थे ये सब बने थे। तो उसको हम मानते हैं कि वहीं से टाइम शुरू हुआ है हमारा, ओके, यूनिवर्स का। और तभी मासेस बने थे, तभी ये डिस्टेंसेस, लेंथ, साइज़, ये सब चीज़ें बनी थी। तो इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मानते हैं जो हमने नहीं बनाई एक्चुअली। ओके, फिर उसके बाद में इन तीन के अंदर चार क्वांटिटी और ऐड की गई। तो बाद में फिर ये माना गया कि अभी 7 क्वांटिटीज़ थी जो कि बनी थी। ओके, और उन 7 क्वांटिटीज़ का नाम दिया गया फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेसिक क्वांटिटीज़। अब फिर ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ वो हैं जो उन 7 बेसिक क्वांटिटीज़ की हेल्प से बनाई गई हैं। अब ये मैन मेड है। मैन मेड का मतलब जो साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च करके बनाई हैं। ओके, तो उनको हम बोलते हैं एक्चुअली ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ वो हैं जो साइंटिस्ट ने ड्राइव की हैं, ओके, यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो कि शुरू से बनती हैं। ओके, अच्छा, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, वो किसी चीज़ से नहीं बनी। जैसे मास किसी और क्वांटिटी से नहीं बना, टाइम किसी और क्वांटिटी से नहीं बना। तो ये जो हैं, ये हैं हमारी फंडामेंटल विच आर इंडिपेंडेंट। लेकिन जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं ये डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे। तो ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। ये इनका मेन वर्ड है एक्चुअली, ठीक है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज विच आर ड्राइव्ड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ओके ना, हम इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जो नई क्वांटिटीज़ निकल के आएंगी उनको हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ही बोला है मैंने, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं बोला।
ओके, जैसे अगर हम लेंथ और टाइम को डिवाइड करें तो कुछ बन जाएगा, एक और क्वांटिटी बन जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलता कि लेंथ और टाइम को ऐड कर दो तो ये तो मीनिंगलेस हो गया। ओके ना, तो कभी भी हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट डिफरेंट क्वांटिटीज़, इसका ध्यान रखेंगे, राइट। ओनली सिमिलर क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। टाइम में टाइम ऐड हो सकता है, लेंथ में लेंथ ऐड हो सकती है, मास में मास ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन मास में लेंथ ऐड नहीं हो सकती, ना सब्ट्रैक्ट हो सकती। तो इसलिए डिफरेंट क्वांटिटीज़ को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन हम उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो नई क्वांटिटीज़ बनेंगी वो कहलाएंगी हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ओके, तो इस तरीके से हमने अपनी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को अलग अलग क्वांटिटीज़ में डिवाइड कर दिया है, दो टाइप की क्वांटिटी, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड। ओके, इस तरीके से हमने अपनी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को अलग अलग क्वांटिटीज़ में डिवाइड कर दिया है, दो टाइप की क्वांटिटी, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड। ओके, अब जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं तो वो कौन कौन सी हैं, तो देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ओके, तो वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, तो वो हम देख सकते हैं कि जो सबसे पहली है उसको हम बोल देते हैं लेंथ। ओके ना, दूसरी मास, तीसरा टाइम, चौथा करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसको भी फंडामेंटल की कैटेगरी में रखा गया है। ओके, पांचवा टेम्परेचर, टेम्परेचर आप जानते हो। ओके, टेम्परेचर। छठा जो है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अगर इसको आसान लैंग्वेज में बोले तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ओके, ल्यूमिनस मीन्स जो विजिबल होती है एनर्जी, उसको ल्यूमिनस बोलते हैं। ओके, और इंटेंसिटी का मतलब एक तरीके से ब्राइटनेस, तो एक तरीके से ब्राइटनेस ऑफ लाइट कह सकते हो। ओके, और सेवंथ, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको कि हम लोग मोल बोलते हैं। ओके ना, तो इस तरीके से ये 7 क्वांटिटीज़ जो थी इनको फंडामेंटल की कैटेगरी में रखा गया था। ओके, अब इनके लिए हम लोगों ने क्या किया कि कुछ सिंबल्स बना दिए एक तरीके से। ओके, सिंबल्स, जैसे लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करने लगे, मास को M से, ओके, टाइम को T से। अच्छा, अब ध्यान नहीं देना कि इसमें से जो अभी फिज़िक्स में जो इनिशियल चैप्टर्स पढ़ेंगे, उन इनिशियल चैप्टर्स में ये जो 3 क्वांटिटीज़ हैं, इन 3 क्वांटिटीज़ की ही हम बात करते हैं इनिशियल चैप्टर्स में। फिर आगे जाके टेम्परेचर आ जाएगा, फिर जब और 12th में पहुंचेंगे तो करंट आ जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारी क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होंगी। बट जो शुरू के चैप्टर्स हैं हमारे, करीब 7-8 चैप्टर्स, उसमें हम हमेशा लेंथ, मास और टाइम, बस इन्हीं की बात करते हैं। तो हम इन्हीं 3 क्वांटिटीज़ पे ज़्यादा फोकस रखते हैं इसीलिए। ओके, तो अब यहाँ पे एक टर्म मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जो मैंने बताया था कि डायमेंशंस। ओके, हमने क्या किया था कि ये 7 बेसिक क्वांटिटीज़ बनाई और फिर इनके लिए एक एक सिंबल डिसाइड कर लिया, राइट। जैसे अभी मैं 3 पे फोकस करता हूँ, लेंथ पे, मास पे और टाइम पे, राइट। तो हमने अभी वो 4 क्वांटिटीज़ हटा दी हैं क्योंकि हमारे को अभी लेना है फर्स्ट 3 क्वांटिटीज़। ओके, क्योंकि जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें हमें इन्हीं को डील करना है ज़्यादा। तो हमने अभी वो 4 क्वांटिटीज़ जो थी उनको रिमूव कर दिया। तो पहले हम लेंथ, मास और टाइम की बात करते हैं, राइट। नाउ लेंथ के लिए हमने एक सिंबल दे दिया L, मास के लिए M और टाइम के लिए T। तो ये एक तरीके से हमने सिंबल दिए थे इनको। ओके, और उसके बाद में फिर एक रूल बनाया गया कि जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो बाकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के साथ लिखनी है। ओके, और हमेशा जो सीक्वेंस होगा वो पहले मास आएगा, फिर लेंथ, फिर टाइम। अब इसका जो मैंने बोला इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे सिर्फ L मत लिखो, इसमें आप M भी डालो, L भी डालो और T भी, तीनों में लिखो। और जो नहीं है यहाँ पे उसकी पावर 0 लिख दो। मतलब कहने का ये है कि मैं इस L को ऐसे लिख देता हूँ M0 L T0। तो बात तो एक ही है, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 होता है। तो जब M की पावर 0 हो गई तो ये 1 हो गया।
टी की पावर 0 1 हो गया तो बचा क्या, एल ही बचा, तो ये चीज़ें सेम है, राइट। सिमिलरली इसको हम कैसे लिखें, तो यहाँ पे लिखें m, अब यहाँ l और t नहीं है तो l की पावर 0 t की पावर 0, एंड सिमिलरली यहाँ पे m और l नहीं है तो m की पावर 0 l की पावर 0 t। मतलब ये कहने का कि हर क्वांटिटी को m l t तीनों में लिखो और सीक्वेंसिंग रखो, पहले m फिर l फिर t, इज इट राइट। और फिर इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, तो जब आप इसे एक स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हो तो अब ये कहलाता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास, सॉरी लेंथ। ओके, सिमिलरली जब आप इसको डायमेंशनल में बनाएंगे, जब इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे तो अब ये कहलाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास। और सिमिलरली यहाँ पे जब ये आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में तो इसको हम बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम। तो डायमेंशनल फार्मूला के लिए ये रूल है कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ओके, नॉर्मल ब्रैकेट में नहीं लिखना, उसके मार्क्स कट जाएंगे, राइट। तो इट शुड बी रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। अच्छा, तो हमेशा हर क्वांटिटी को मास लेंथ टाइम तीनों की फॉर्म में लिखो, ये रूल है। पहले m फिर l फिर t, ये रूल है। और जो नहीं है उसकी पावर 0 डालते जाना, राइट। और फिर जब आप इसे एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। अच्छा, ये तो हो गया डायमेंशनल फार्मूला। तो फिर डायमेंशंस क्या होती हैं, अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि चैप्टर के नाम में आता है डायमेंशंस। तो व्हाट इज़ डायमेंशंस, तो डायमेंशन का मतलब है ये जो पावर्स हैं m l और t की जो पावर्स हैं इनको हम बोलते हैं डायमेंशंस। m l t की पावर्स को हम बोलते हैं डायमेंशंस। ओके, जैसे यहाँ पे 0 1 और 0, तो ये डायमेंशंस हैं किसकी, लेंथ की। ओके, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, डायमेंशंस ऑफ लेंथ, तो आपका आंसर क्या होगा। तो सीधा 0 1 0 नहीं बोलना, 0 1 0 नहीं, इसको ऐसे बोलते हैं 0 in m 1 in l एंड 0 in t। ये डायमेंशंस कहलाती हैं, ओके ना, किसकी, लेंथ की। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई अच्छा मास की बताओ, मास के लिए, तो मास के डायमेंशंस कैसे लिखोगे, तो मास की डायमेंशन, मास का यहाँ कितना है 1, तो 1 in m 0 in l 0 in t, ये डायमेंशंस है मास की। एंड सिमिलरली अगर पूछा जाए टाइम की तो अब तुम बता सकते हो, इट इज़ 0 in m 0 in l एंड 1 in t, तो ये डायमेंशंस कहलाती हैं। अच्छा, स्कूल लेवल पे कई बार एक गलती कर देते हैं टीचर्स भी, और कई टीचर्स कर देते हैं, मतलब स्कूल में क्या बाहर भी कर देते हैं, कि वो इसी को डायमेंशंस बोल देते हैं क्योंकि ये डायमेंशंस हैं। ये डायमेंशंस नहीं है, ये डायमेंशनल फार्मूला है। डायमेंशंस क्या होती हैं, पावर्स, ओके ना। और इस पॉइंट को यूज़ भी करते हैं हम लोग आगे एक जगह पे, ओके, आप लोग भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे बोल देंगे कि ये डायमेंशंस हैं, और वहाँ पे जब यूज़ करेंगे तो पावर्स को यूज़ कर लेंगे। तो वो गलती करते हैं, कई टीचर्स भी कर जाते हैं कई बार, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि ये डायमेंशनल फार्मूला है और हमारे को चाहिए डायमेंशंस। तो डायमेंशंस का मतलब पावर्स ऑफ। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि भाई डायमेंशन क्या होती है, तो डायमेंशन की डेफिनेशन ये बन सकती है दैट दीज आर दी पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और यू कैन से द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर रेज्ड इन द डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है ना, मैं रिपीट करता हूँ, द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर रेज्ड इन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, डायमेंशंस क्या है, पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर रेज्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, मास लेंथ टाइम। तो मास लेंथ और टाइम की जो पावर्स हैं उनको हम बोलते हैं डायमेंशंस, ठीक है ना। तो डायमेंशनल फार्मूला एक अलग चीज़ है और डायमेंशन से एक अलग चीज़ है, लेकिन कई बार स्कूल में इनको एक ही बोल दिया जाता है, राइट। तो थोड़ा सा जब एंट्रेंस का लेवल आएगा, ओके, आईआईटी में कभी भी इस टाइप का कोई काम नहीं करना, वहाँ पे यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट। नीट में बहुत एक्यूरेसी से काम करना है, ओके, कोई भी गलत काम नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे हम कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लेकर चलते कि चलो ठीक है यही होगा, ऐसा नहीं। वहाँ पे हर चीज़ की मार्क्स होंगे, ओके। तो अगर तुमने कुछ भी गलत ले लिया या गलत तरीके से उसका मीनिंग लेके और आंसर दे दिया तो फिर वहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन
गलत हो जाएगा। सो टेक केयर ऑफ दिस, राइट। तो ये हमारी डायमेंशंस थी। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ बात करते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में, क्योंकि बताया था कि पूरे फिज़िक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। ओके, और इसके अलावा जो भी क्वांटिटीज़ हैं उनको हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो जैसे एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है स्पीड। ओके, तो अगर हम स्पीड की बात करते हैं, सो व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, इट इज़ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। तो जब आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हो तो तुम्हें स्पीड मिलती है। अब मास, लेंथ और टाइम, इनमें से डिस्टेंस क्या है? तो ऑब्वियसली डिस्टेंस इज़ लेंथ। तो मैं इस डिस्टेंस को अगर l लिख देता हूँ और टाइम को t लिख देता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ LT-1, राइट। लेकिन हमारे पास रूल क्या कहता है? हमारा रूल ये कहता है कि हमें हमेशा MLT तीनों लिखने चाहिए और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने चाहिए। तो हम यहाँ पे, अब इसमें m नहीं है तो m की पावर 0 डाल दो। सो इट शुड बी M0 LT-1। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका? स्पीड का। ओके, अच्छा, अगर पूछा जाए भी डायमेंशंस क्या हैं, तो डायमेंशंस इज़ 0 in m, 1 in l एंड -1 in t। ओके, लेकिन कई बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि स्कूल लेवल पे आपको जो टीचर्स हैं वो बोल देंगे कि भाई व्हाट इज़ द डायमेंशंस ऑफ स्पीड, और खुद ही बोल देंगे LT-1, तो वो इसी को बोल देते हैं LT-1। ठीक है, याद रखने के लिए इट्स ओके, बट दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला। ओके, अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी इज़ एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। नाउ डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो लेंथ L एंड टाइम इज T, तो दिस इज ऑल्सो LT-1 और इट इज़ ऑल्सो M0 LT-1। तो इसका मतलब कि स्पीड और वेलोसिटी की जो डायमेंशनल फार्मूला है या जो डायमेंशंस है वो सेम है। ओके, अच्छा, यहाँ से हम लोग एक और मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि भाई फिज़िक्स में बहुत सी क्वांटिटीज़ ऐसी होंगे जिनके डायमेंशनल फार्मूले सेम होंगे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कैन टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला? तो येस, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। ओके, तो इसका आंसर येस है। ठीक, अच्छा, इसके बाद में हम आते हैं एक्सेलरेशन पे। You know what is acceleration? Acceleration is change in velocity divided by time, right? Change in velocity divided by time. अब change in velocity भी तो velocity है भाई। velocity मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से और 20 मीटर पर सेकेंड तक या 30 मीटर पर सेकेंड तक चली गई। 10 से 30, 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड, चेंज कितना हुआ? 30 - 10 20। तो उसका क्या आगे क्या लिखोगे? मीटर पर सेकेंड ही तो लिखोगे। तो मतलब है तो वो 20 भी वेलोसिटी ही, जो चेंज हो रही है वो भी तो वेलोसिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी कुछ नहीं है, वेलोसिटी ही है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं अगेन वेलोसिटी को LT-1 और नीचे टाइम t, तो ये रहेगा LT-2। और सही तरीका लिखने का क्या होगा? इट शुड बी M0 LT-2। तो ये हमारा याद रखने के लिए ये भी ठीक है LT-2। लेकिन अगर 1 मार्क का क्वेश्चन ही आ जाए स्कूल में कि भाई डायमेंशनल फार्मूला बताओ एक्सेलरेशन का, और आप ये लिख कर आते हो स्क्वायर ब्रैकेट में, तो अब ये तुम्हारे टीचर के ऊपर है, वो इसमें मार्क्स काट भी सकता है और नहीं भी काट सकता, वो उसका मूड है। लेकिन रूल वाइज देखें तो दिस इज़ करेक्ट। ओके, तो रूल के हिसाब से ये करेक्ट है। नाउ दिस इज एक्सेलरेशन, राइट। सिमिलरली फोर्स, व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो फॉर्मूले हैं। अच्छा, मास होता है m और एक्सेलरेशन LT-2। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया फोर्स के लिए। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं वर्क की, तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ व्हाट इज फोर्स? फोर्स ये रहा MLT-2
और डिस्प्लेसमेंट L। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे भी L है, यहाँ भी L है, तो L की पावर 2 आ जाएगी। सो इट इज़ mL2T-2। तो ये हमारी वर्क के डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई सही तरीके से बताओ व्हाट इज़ द डायमेंशंस ऑफ वर्क, तो आपका आंसर होगा 1 in m, 2 in l, -2 in t। और डायमेंशनल फार्मूला mL2T-2, राइट। अच्छा, और आगे चलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई एक काम करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपसे पूछा जाए भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशंस क्या होंगी, तो क्योंकि उसका तो नाम ही एक्सेलरेशन है तो वही होंगी जो इसकी है एक्सेलरेशन की। तो जो g होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी डायमेंशनल फार्मूला यही होता है LT-2 या m0 LT-2, इट इज़ सेम, राइट। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई अच्छा एक काम करो, पोटेंशियल एनर्जी इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। तो हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे जब वर्क के लिए निकाला था तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमें पता था, तो ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल का फार्मूला आप लोगों को अगर याद हो, सो दिस इज mgh, राइट। m इज द मास, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज हाइट। तो m के लिए हम लिख सकते हैं कैपिटल M, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन LT-2, तो LT-2 एंड h इज हाइट। व्हाट इज हाइट? हाइट इज लेंथ, तो इट इज L। तो अब अगर आप इन सबको मिलाते हो तो यह आ जाएगा m, L यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो L2 एंड T-2। अब देखो कि इसकी डायमेंशनल फार्मूला और वर्क का सेम आ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कैन टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव सेम डायमेंशंस, तो यस इट इज़ ओके ना, इट इज़ पॉसिबल फॉर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ टू हैव सेम डायमेंशंस। तो इनकी डायमेंशंस सेम हो सकती हैं, राइट। अच्छा, एक्चुअली एक यहाँ पे रीज़न भी है कि जो वर्क है, व्हाट इज़ वर्क? वर्क इज़ एनर्जी, ओके, वर्क इज़ ऑल्सो एनर्जी, ठीक। एनर्जी को ही बोलते हैं एबिलिटी टू डू वर्क। तो बेसिकली वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ है, ओके। तो वर्क की डायमेंशन और एनर्जी की डायमेंशन सेम होंगी। अब एनर्जी फिर कोई भी हो, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, ओके। अगर मैं आपसे पूछता हूँ भाई काइनेटिक एनर्जी की बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी का भी सेम ही निकलेगा। देखो यू नो द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। अब जब डायमेंशंस डालोगे तो हाफ को इग्नोर कर देना क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, ओके। अब ये m क्या है? मास, और v क्या है? वेलोसिटी। एक्चुअली तो स्पीड है, तो लेकिन दोनों के डायमेंशन एक ही है, तो कुछ भी लिख सकते हैं LT-1, राइट। सो दिस इज LT-1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा mL2T-2। तो आप देखोगे ये भी सेम है। इसका मतलब एनर्जी कोई भी हो, डायमेंशंस सेम आएंगे, ओके। अब आपसे अगर कभी भी कोई पूछे हीट एनर्जी की डायमेंशंस बताओ, अब तुम्हें फार्मूला नहीं भी पता तो भी तुम्हें कम से कम ये याद रहना चाहिए कि एनर्जी तो एनर्जी है, तो बेशक पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, हीट हो, साउंड एनर्जी हो, ओके, लाइट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, फार्मूला पता हो या ना पता हो, लेकिन उसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो हमेशा यही रहेगा mL2T-2। तो इस तरीके से आप कुछ चीज़ों को याद रख के और थोड़ा सा चीज़ों को आसान कर सकते हो, ओके ना। तो ये एक लॉजिकल पॉइंट है भाई, एनर्जी तो एनर्जी है, तो अब किसी भी टाइप की एनर्जी हो डायमेंशनल फार्मूला हमेशा सेम ही रहेगा, और वो क्या रहेगा? इट इज़ mL2T-2, ओके। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी हम डायमेंशंस इसी तरीके से निकाल सकते हैं, राइट। तो अब मैं यहाँ पे कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ लिख रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, और तुम्हारे को उनकी डायमेंशंस निकालनी है, ओके। तो आई एम गोइंग टू राइट सम फिज़िकल क्वांटिटीज़, ओके। फिज़िकल क्वांटिटीज़ लिखूँगा, उनका फार्मूला लिख दूँगा, और उसके बाद में आपको वीडियो को पॉज करके उसकी डायमेंशंस निकाल के रखनी है, राइट। तो स्टूडेंट, मैंने आपके सामने कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ लिखी हैं,
ओके, और आपके सामने ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के फार्मूले भी लिखे हुए हैं, तो आपको इन फार्मूलों को यूज़ करके इन ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले निकालने हैं। ओके, तो अब आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और इनके डायमेंशनल फार्मूले आप अपने आप निकालें। ओके, इट विल टेक जस्ट 2 or 3 minutes, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो हियर एंड फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एवरी क्वांटिटी, राइट। तो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों ने अब डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल लिए होंगे, तो आप लोग इनको चेक भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है टॉर्क, इट इज़ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पहले निकाला था, इट वाज mlt-2, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीन्स लेंथ, तो mlt-2 आप फोर्स की जगह डाल सकते हैं और डिस्टेंस की जगह पे लेंथ डाल सकते हैं l, और फिर आप उसे सॉल्व करके देखिए कि क्या आ रहा है। तो यू विल गेट, एक्चुअली यू विल गेट दिस ml2t-2, इजंट इट। तो आप लोगों का भी ये आया था या नहीं? तो यू कैन सी दिस। ओके, फोर्स की जगह डायमेंशनल फॉर्मूला डाल दो जो हमने फोर्स का भी निकाला था, mlt-2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स लेंथ। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से एरिया इज़ पाई आर स्क्वेयर, रेडियस का स्क्वेयर। नाउ पाई इज़ अ कांस्टेंट और ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। तो जब आप डायमेंशंस डाल दोगे तो पाई को इग्नोर कर देना, तो अब बचा सिर्फ रेडियस। रेडियस इज़ लेंथ, तो इट इज़ रेडियस का स्क्वायर मीन्स लेंथ का स्क्वायर, सो इट इज़ एल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा m0l2t0, राइट। एंड सिमिलरली वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, तो एरिया इज एल स्क्वायर एंड लेंथ इज एल, सो दिस इज एल क्यूब। तो एक्चुअली ये बनेगा m0l3t0, ठीक। अब आप इसी तरीके से हर फार्मूले के आगे डायमेंशंस डाल सकते हैं। यहाँ पे एक दो पॉइंट्स जो आप लोगों को नोट करने चाहिए वो ये हैं कि कुछ क्वांटिटीज़ फिज़िक्स में डायमेंशनलेस भी होती हैं, और डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो रेशो में होती हैं और सेम क्वांटिटी का रेशो है। जैसे अगर मान लेते हैं जैसे एंगल है, तो एंगल इज़ आर्क अपॉन रेडियस। व्हाट इज़ आर्क? तो आर्क इज़ ए लेंथ, तो आर्क लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो 1 आता है। अब 1 नहीं है इसकी डायमेंशन, इसको हमें लिखना चाहिए m0l0t0, ओके ना। इसके डायमेंशन है 0 इन ऑल, 0 इन m, 0 इन l, 0 इन t, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो जो भी क्वांटिटीज़ में ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी होगी, रेशो में होगी सेम क्वांटिटी, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो वो बन जाएंगे डायमेंशनलेस। जैसे साइन थीटा, इसका फार्मूला आपको याद होगा। साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ जो परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो व्हाट इज़ परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज लेंथ, एंड व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज इज आल्सो लेंथ। तो ये कैंसिल होकर ये भी 1 आ गया, इसका मतलब इज आल्सो m0l0t0। तो यहाँ पे आप फिर एक पॉइंट नोट कर सकते हो कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारे के सारे डायमेंशनलेस हैं। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ आर डायमेंशनलेस। ओके, तो ये भी डायमेंशनलेस है। क्या बता सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो डायरेक्टली देखते ही पता चल रहा है, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल आल्सो बी डायमेंशनलेस। तो ऐसा स्कूल में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि राइट डाउन 2 क्वांटिटीज़ विच आर डायमेंशनलेस। ओके, तो आप फिजिकल क्वांटिटी लिखना, साइन कॉस टेन मत लिखिए आना, क्योंकि वो मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ है बेसिकली, तो हम उनको नहीं लिख कर आते। ओके, बेटर है कि आप एक एंगल लिख सकते हो, ठीक, और एक ये लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक स्ट्रेन भी लिख सकते हो, बिकॉज इट इज़ लेंथ एंड दिस इज़ आल्सो लेंथ, तो लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी डायमेंशनलेस आएगा, ठीक है ना। तो आप एंगल लिख दो, स्ट्रेन लिख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दो, तो तुम्हारे को मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। तो कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो डायमेंशनलेस भी हैं। ओके, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनकी डायमेंशंस सेम होती है। तो आपकी जो NCERT की बुक है उसके बिल्कुल लास्ट में, फर्स्ट पार्ट के लास्ट में,
तुम देखोगे कि वहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हैं, करीब 80-90 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसमें। ओके, और उसमें 3-4 कॉलम हैं। तो तुम्हारे को क्या करना है कि सिर्फ पहला कॉलम जो है वो देखना है, क्योंकि उसमें फिजिकल क्वांटिटी है, उसके सामने उसके फार्मूले लिखे हैं वो देखने हैं, और बाकी के कॉलम्स को हाइड कर देना, उसके ऊपर कोई पेपर रख लेना, और जस्ट क्वांटिटी देखो, फार्मूला देखो, और उसके डायमेंशनल फार्मूला अपने आप निकालो, और फिर आंसर के साथ में टैली करना। ठीक है ना, जो उसमें दिए गई हैं डायमेंशंस, फिर उनके साथ में आप टैली कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे तुम्हारे को, अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं समझा सकता कि ये टॉर्क क्या है, ये स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, क्योंकि ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो हमारे को आने वाले चैप्टर्स में एक एक करके आती रहेंगी, और हमें सब कुछ पढ़ना है। तो वहाँ जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि टॉर्क क्या है। अभी इस चैप्टर में तुम्हारे को सिर्फ एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि अगर तुम्हें क्वांटिटी दी गई हो और उसका फार्मूला दिया गया हो, तो क्या तुम फार्मूले को यूज़ करके डायमेंशनल फार्मूला निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे। ये तुम्हारा मेन एम है इस चैप्टर में। क्वांटिटी क्या है ये एम नहीं है, क्योंकि वो तो जब चैप्टर में आएगा तब हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर तुम्हें क्वांटिटी पता है, उसका फार्मूला पता है, तो क्या तुम उस फार्मूले की हेल्प से डायमेंशनल फार्मूला निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे, ये तुम्हारा मेन एम होना चाहिए। तो तुम्हें वो डायमेंशनल फार्मूला निकालना आना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस निकालनी है। ओके, अब और थोड़े से इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं कि और किस टाइप के डायमेंशनल फार्मूला निकालने के क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। सो लेट अस सी देम, राइट। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी यूजिंग रिलेशन दिस F is equal to G m1 m2 by r square, where F is force, m1 m2 are masses, r is distance and G is universal gravitational constant। तो इसमें से हमारे को इस फार्मूले में से हमारे को G का डायमेंशनल फार्मूला एक्चुअली निकालना है। ओके, अब ऐसे क्वेश्चंस में जब तुम्हारे को एक फार्मूला दिया गया है और उसमें से किसी एक क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी है, तो सबसे आसान तरीका ये है कि पहले आप इस क्वांटिटी को, जैसे इस केस में जी का डायमेंशन निकालना है तो जी को यहीं रखो, बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ ले जाओ। तो अगर हम चाहें तो इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, जी इज़ इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर अपॉन m1 इंटू m2। एम आई राइट। यहाँ से मैंने g की वैल्यू निकाली है, तो r इसके ऊपर आ जाएगा, m1 m2 नीचे आ जाएगा। इज़ इट ओके। अब यहाँ पे हम इसमें डायमेंशंस डाल देते हैं। तो फोर्स की डायमेंशंस आपको पता है mlt-2 अभी निकाली थी। r क्या है, r डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस होती है लेंथ, तो दिस इज़ l स्क्वेयर, और m1 m2 मासेस हैं, सो दिस इज़ m इंटू m। तो एक m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब ये m जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा m की पावर -1, ये l है और ये l स्क्वेयर है, तो ये दोनों मिलके आ जाएंगे l क्यूब और t की पावर -2। तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला बन गया g का। और ये आपको याद भी रखना चाहिए, क्योंकि कुछ डायमेंशनल फार्मूले ऐसे हैं जो हमें याद होने चाहिए, क्योंकि ये यूज़ होते रहेंगे डिफरेंट जगहों पे। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए m-1 l3 t-2। ओके, अब इसी तरीके से और क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए देता हूँ, उस क्वेश्चन को पढ़ के वीडियो को वहाँ पे पॉज करना और अपने आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, और फिर आप आंसर को टैली करना। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज यूजिंग रिलेशन f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, where f is force, eta is coefficient of viscosity, r is radius and v is speed। यहाँ पे ये जो सिंबल है इसको ईटा बोलते हैं, जैसे ग्रीक वर्ड्स होते हैं ना, अल्फ़ा बीटा थीटा, तो उसी में ये आता है ग्रीक अल्फ़ाबेट में ईटा। ओके, ई टी ए, ईटा। तो ये फिज़िक्स में यहाँ पे ये ईटा सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। अब ये क्या होती है, ये तो सब आगे की चीज़ें हैं, बट देर इज़ ए क्वांटिटी विच इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसकी हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। ओके, अब ये रिलेशन यूज़ करो आप, f इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, और इसकी हेल्प से ईटा की डायमेंशनल फार्मूला निकालो। तो अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करो और फिर इसका आंसर निकाल के और फिर अपने आंसर को चेक करो।
सो स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा. सो लेट अस कैलकुलेट इट. फ्रॉम दिस फार्मूला f इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी. मेरे को ईटा की डायमेंशंस निकालनी है, तो इसको यहीं रखो और इन सबको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो ईटा इज इक्वल टू f अपॉन 6 पाई आर वी. नाउ व्हाट इज f? f इज फोर्स. फोर्स के डायमेंशंस आपको पता है mlt माइनस 2. ओके 6 और पाई, ये जो 6 है कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, तो इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती. इसको हटा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं. r रेडियस है, रेडियस की डायमेंशंस होती है l, क्योंकि रेडियस इज लेंथ, एंड v इज स्पीड. स्पीड की डायमेंशंस हमने निकाली थी lt माइनस 1. तो ये हमने सारे डायमेंशंस डाल दी. अब ये l और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m. यहाँ पे एक l बचेगा और ये ऊपर आएगा तो l की पावर माइनस 1, एंड दिस माइनस 1 विल बिकम माइनस 2 एंड प्लस 1, सो इट इज़ माइनस 1. सो ml माइनस 1 t माइनस 1. तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का. तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ये तुम्हारे स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. कई बार पूछ लेते हैं सीधा कि व्हाट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ओके, तो इट इज़ ml माइनस 1 t माइनस 1. तो अब आप लोगों को ये पता चल गया कि जब भी हमारे को कोई फार्मूला दिया जाए तो उस फार्मूले पे बेस्ड हम डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पाई कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, तो इसकी डायमेंशंस नहीं होंगी, तो इनको इग्नोर कर दो. तो क्या ऐसा ही होता है कि ऑल कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस? तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि क्या सारे कांस्टेंट्स डायमेंशनलेस होते हैं? तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? तो आंसर इज़ नो. ओके, आंसर इज़ नो. फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आंसर इज़ नो, कि सारे जो कांस्टेंट्स हैं वो डायमेंशनलेस नहीं होते. तो फिर कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते? तो इसके लिए अब आप लोगों को याद रखना चाहिए कि एक्चुअली जो कांस्टेंट्स हैं फिज़िक्स में, जो कांस्टेंट्स हैं वो दो टाइप के हैं. एक कांस्टेंट तो है मैथमेटिकल कांस्टेंट, ओके, मैथमेटिकल कांस्टेंट, और एक है फिज़िकल कांस्टेंट. तो दोनों में डिफरेंस है एक्चुअली. ओके, मैथमेटिकल कांस्टेंट जो है वो यही है, जैसे 1 2 3 ये जितनी काउंटिंग है या पाई है, ये सब मैथमेटिकल कांस्टेंट्स हैं और ये सारे डायमेंशनलेस होते हैं. ओके, जबकि जो फिज़िकल कांस्टेंट्स हैं, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब वो तो एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन है तो उसकी डायमेंशंस तो होंगी. तो फिज़िकल कांस्टेंट्स में जहाँ पे आ जाती हैं, जैसे अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो वो भी एक कांस्टेंट है, उसकी भी एक सर्टेन वैल्यू है, लेकिन वो एक फ़िज़िकल कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशंस भी हैं. तो जो फिज़िकल कांस्टेंट्स हैं उनकी डायमेंशंस होती हैं. ओके, और जो मैथमेटिकल कांस्टेंट्स हैं लाइक काउंटिंग हो गई 1 2 3 4, ओके, या पाई, तो ये कैसे हैं? ये डायमेंशनलेस हैं. ओके, जैसे जब काइनेटिक एनर्जी लेते हैं हाफ mv², तो उसमें जो हाफ है वो एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं, राइट. तो हर कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है ये ज़रूरी नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो फिज़िकल कांस्टेंट है या वो मैथमेटिकल कांस्टेंट है. ओके, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस मिलेंगे कि किसी गिवन फार्मूले में से तुम्हारे को एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की डायमेंशंस निकालनी है. उसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लो ईटा की डायमेंशन निकालनी है, इसको यहाँ पे रखें और बाकी सब कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायमेंशंस डाल दें, तो यू विल गेट योर आंसर. इज़ इट ओके? तो अब इसको आगे लेकर चलते हैं, ठीक है. आपने देखा कि ये जो चैप्टर है ये बड़ा सिंपल चैप्टर है, इसमें कुछ ज़्यादा अभी तक ऐसा है नहीं. ओके, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर धीरे धीरे करके कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, और वो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि वो बहुत सिंपल चीज़ होती है लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट्स उसे इग्नोर करते हैं, तो वो IIT में फंसते हैं जाके. वहाँ पे एक आधा क्वेश्चन इस पर ज़रूर आएगा और वहाँ जाके इस चैप्टर के तुम्हारे को इम्पॉर्टेंस पता चलेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइन्यूट पॉइंट्स हैं. और मैं आपको बताता जाऊंगा जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे हम गलतियाँ करते हैं, राइट. तो अब अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे कि जैसे डायमेंशनलेस, तो आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ हैं वो डायमेंशनलेस होती हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब डायमेंशनलेस है. इसके अलावा और क्या डायमेंशनलेस है? तो एक्चुअली जितने भी मैथमेटिकल रिलेशंस हैं, ओके, जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक लॉगरिथमिक टर्म होती है log x,
ओके ना, लॉग वाली क्वांटिटीज़। तो जो लॉग वाली क्वांटिटीज़ हैं वो डायमेंशनलेस होती हैं। ओके, जैसे एक इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू लॉग x। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना कि ये जो पूरा log x है ये डायमेंशनलेस है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिले y इज़ इक्वल टू लॉग x या log में कोई एक पूरा फार्मूला लिखा हुआ है, तो वहाँ पे जो log वाली पूरी क्वांटिटी है उसको इग्नोर करना है हमें, क्योंकि वो पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है। ओके, अच्छा, और इसमें फिर एक पॉइंट ये आता है कि इसमें पूरा log x भी डायमेंशनलेस है और ये जो x है ये भी डायमेंशनलेस है, मतलब पूरा भी डायमेंशनलेस है और जो क्वांटिटी x है वो भी डायमेंशनलेस है। ओके, जैसे अगर जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे हम ये ले सकते हैं कि भाई जैसे लिखा हुआ है z इज़ इक्वल टू लॉग समथिंग y, ये कोई एक रिलेशन दिया हुआ है। तो अब आपसे पूछा जाए कि भाई y की डायमेंशंस बताओ, तो तुम डायरेक्टली कह सकते हो कि log के साथ में जो भी लिखा है ये डायमेंशनलेस होता है। ओके, अब log भी डायमेंशनलेस है। ओके, ये पूरी log की क्वांटिटी डायमेंशनलेस है और ये z के बराबर है, तो इसका मतलब z भी डायमेंशनलेस है। ओके ना, तो ये भी डायमेंशनलेस है, ये पूरा भी डायमेंशनलेस है, y भी डायमेंशनलेस है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि जो log वाली क्वांटिटीज़ हैं वो सब डायमेंशनलेस होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ वो भी डायमेंशनलेस होती हैं, लॉग वाली क्वांटिटीज़ वो भी डायमेंशनलेस होती हैं, और एक और होती हैं वो भी मैथमेटिकल इक्वेशंस में आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कई जगहों पे आप लोग इस टाइप से रिलेशंस देखोगे, y इज़ इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर x, समथिंग लाइक दिस। तो अगर इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंट, एक्चुअली ई इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट। ओके, उसकी वैल्यू होती है 2.71। एक्चुअली ये कांस्टेंट है, ई इज़ ए कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ओके, तो ये कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी ई रेज़्ड टू पावर एक्स, दिस इज़ डायमेंशनलेस। ओके, और इसमें ये जो x है दिस इज़ आल्सो डायमेंशनलेस, मतलब ये पूरा भी डायमेंशनलेस है, और जो ये x है जो पावर में लिखी हुई क्वांटिटी है ये भी डायमेंशनलेस है। ओके, जैसे यहाँ पे पूरा log ये डायमेंशनलेस है, ये पूरा log x डायमेंशनलेस है और x भी डायमेंशनलेस है, ऐसे ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, एंड सिमिलरली x इज़ आल्सो डायमेंशनलेस। ओके, तो इसका मतलब अब ध्यान क्या रखना है, मैथमेटिकल कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ sin theta, cos theta, tan theta, they are also dimensionless. Logarithmic quantities, log functions, they are also dimensionless. Exponential quantities, e raised to power something, this is also dimensionless. तो ये सारी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं। ओके, और ये सारी क्योंकि हैं तो मैथमेटिक्स की लेकिन फ़िज़िक्स में यूज़ होती हैं। ओके, तो जहाँ जहाँ पे ये आएंगी वहाँ पे हम इनको डायमेंशनलेस की तरह से ही ट्रीट करते हैं, राइट। तो अभी मैंने आप लोगों को कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ बताई हैं। ओके, अब इसके आगे हम लोग ये लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को सामने स्क्रीन पे आएंगे, और उन क्वेश्चंस को मैं तुम पॉज करोगे वीडियो को वहीं पे, और फिर उनके सॉल्यूशंस निकाल के मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर पे उनके आंसर्स भेजोगे। ओके, अब देखो जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे मेरे साथ उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। तो मैं अपने वीडियोज़ में लेक्चर्स के बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस डालूँगा, उन क्वेश्चंस के आंसर्स तुम तभी निकाल के और मेरे को मेरे व्हाट्सअप पे चेक कराओगे। ओके, मेरा नंबर जो है वो आ जाएगा स्क्रीन पे, तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सअप पे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो, राइट। तो अब इसके बाद में तुम्हारा क्वेश्चंस आएंगे और तुम्हें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेजना है। ओके, अभी तक आपने देखा होगा कि ये चैप्टर बड़ा सिंपल है। ओके, तो इसको बड़े आराम से पढ़ो, लेकिन इसमें चीज़ें बहुत सारी तुम्हारे को मिलेंगी। ओके, और वहाँ पे बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे कि गलतियाँ होती हैं जो हमारे दिमाग से निकल जाती हैं एक्चुअली। तो बस यही नहीं करना, क्योंकि इस चैप्टर का यूज़ पूरे फिज़िक्स में कहीं ना कहीं आता रहेगा, और अगर तुमने चीज़ों को इग्नोर किया तो तुम्हारे जो आंसर्स होंगे उन पे इफ़ेक्ट पड़ता रहेगा सारे चैप्टर्स में। ओके, तो बड़े ध्यान से इस चैप्टर को आपको पढ़ना है और इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो नाउ लेट अस टेक सम क्वेश्चंस
ओके, अब ये क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने हैं और मेरे पास व्हाट्सएप पे उनका आंसर भेजना है, राइट। तो आगे का जो पोर्शन होगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भेजूंगा। अब चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट होनी शुरू होंगी, क्योंकि मैं बताऊंगा कि ये जो डायमेंशंस हमने निकाली हैं इनका यूज़ किया है, क्या फ़ायदा है इनका। ओके, जो यूनिट्स थी, तो अभी यूनिट्स के सिस्टम्स आने बाकी हैं। ओके, क्यों निकाले गए इतने सारे सिस्टम, इतनी सारी यूनिट्स क्यों निकाली गई। अब जैसे लेंथ है तो कई जगह पे लेंथ को मीटर में लेते हैं, कभी किलोमीटर में लेते हैं, कभी मिलीमीटर में लेते हैं, तो क्या ज़रूरत थी इतनी सारी वो निकालने की। तो ये सारा का सारा डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। ओके, सो नाउ वी विल सी कि ये बाकी की जो चीज़ें हैं वो आगे आएंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो अब फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट।